देखिए, दिल्ली में 10 नवंबर को हुए बम धमाकों के सिलसिले में बड़ी खबर यह आई है कि आतंकवादियों की साजिश दिल्ली में भी मुंबई में हुए। आपको याद होगा 26/11 हमला, 26/11 हमलों जैसा नुकसान करने की थी, प्लानिंग थी, इनकी साजिश थी। अब 26 जनवरी को लाल किले पर हमले की इनकी प्लानिंग चल रही थी। इसके अलावा इंडिया गेट, गौरी शंकर मंदिर, प्रमुख रेलवे स्टेशन निशाने पर थे, यानी कि जो महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान वहां पर इनका टारगेट। दिल्ली एनसीआर के बड़े मॉल्स भी इनके टारगेट पर थे, निशाने पर थे। और 200 से ज्यादा आईईडी तैयार करने की साजिश थी, जिन्हें एक साथ दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद के हाई प्रोफाइल ठिकानों पर इस्तेमाल किया जाता। दिल्ली एनसीआर में ये आतंकी मॉड्यूल कई महीनों से मुंबई जैसे हमलों को अंजाम देने की साजिश में लगे हुए थे, इसकी फिराक में थे। और दिवाली पर भी हमले की साजिश को अधूरी तैयारी के कारण अंजाम नहीं दिया जा सका इनकी तरफ से। धार्मिक स्थलों को निशाना बनाकर सांप्रदायिक तनाव भड़काने की साजिश भी थी इनकी। दिल्ली बम धमाके की एक और सीसीटीवी तस्वीर। सोमवार शाम के वक्त रोज की तरह सड़कों पर गाड़ियों की भीड़ भाड़ और आवाजाही। अचानक 6:50 पर एक तेज धमाके ने सबको हिलाकर रख दिया। इसी के साथ आग का बड़ा गुबार काफी ऊंचा उठा और चारों ओर चीख पुकार मच गई। धमाके की ये वारदात और भयानक हो सकती थी अगर आतंकियों के मंसूबे पूरी तरह कामयाब हो जाते। मामले में गिरफ्तार एक आरोपी मुजम्मिल से पूछताछ और फोन से मिली जानकारियों से पता चला है कि वो उमर के साथ जनवरी के पहले हफ्ते में लाल किले की टोह ले चुका था। पहले दिवाली के मौके पर धमाके की साजिश थी, लेकिन तैयारी पूरी नहीं हुई। ऐसे में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर धमाके की साजिश थी। इसके अलावा इंडिया गेट और दिल्ली के कई बड़े मॉल भी निशाने पर थे और 26/11 के मुंबई हमलों जैसी किसी भयानक वारदात को अंजाम देने की तैयारी थी। देखिए, दिल्ली बम धमाकों के सिलसिले में जांच एजेंसियां अब आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के शैडो संगठन पीएएफएफ के कनेक्शन की भी जांच कर रही है। पीपुल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट पीएएफएफ जम्मू कश्मीर में उसी तरह सक्रिय है जैसे लश्कर तैयबा टीआरएफ के नाम से करता है। सूत्रों के मुताबिक पीएएफएफ का प्रवक्ता तनवीर अहमद राठेर है, जो सुरक्षा बलों पर हर हमले के बाद प्रेस रिलीज जारी करता था। सुरक्षा एजेंसियों को लंबे समय से शक था कि तनवीर अहमद राठौर उसका असली नाम नहीं है। एजेंसियों को यह भी अंदेशा था कि प्रेस रिलीज जारी करने वाला व्यक्ति या तो डॉक्टर है या फिर साइकोलॉजिस्ट। अब जांच एजेंसियां डॉक्टर आदिल अहमद राठेर से पूछताछ कर रही है। शक है कि कहीं वही तनवीर अहमद राठेर तो नहीं है। आदिल के लॉकर से AK-47 राइफल बरामद हुई थी और सीसीटीवी फुटेज में वो जैश का पोस्टर लगाते हुए भी नजर आया था। अब एजेंसियां इसी एंगल से पूछताछ करने में लगी हैं, क्या वही पीएएफएफ का मास्टरमाइंड है। हमारे साथ हमारे संवाददाता मुकेश सिंह सेंगर जुड़ चुके हैं आप सभी को और ज्यादा जानकारी पहुंचाने के लिए। जी मुकेश, क्या इनपुट्स, क्या जानकारी? देखिए, बिल्कुल जो आदिल नाम का शख्स है, आदिल अहमद राठेर, इसको लेकर लगातार जो जांच एजेंसियां हैं वो इससे पूछताछ कर रही हैं और पूछताछ के बेसिस पर ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि जो पीएएफएफ संगठन है, जो कि कई धमाकों के बाद में प्रेस रिलीज जारी करता था, दरअसल ये जैश ए मोहम्मद का एक शैडो संगठन है। जिस तरह से लश्कर तैयबा का जो है टीआरएफ है, तो उसी की तर्ज पर यह काम कर रहा था। लेकिन जो इसका प्रवक्ता था उसके बारे में ठोस जानकारी नहीं मिल पा रही थी, क्योंकि प्रेस रिलीज भेजता था और वो भी ईमेल के जरिए या फिर सोशल मीडिया पर। अब एजेंसियों को इस बात का शक है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो तनवीर अहमद राठेर है वो आदिल अहमद राठेर हो, क्योंकि ऐसा लगता है कि शायद वही इस संगठन का प्रवक्ता है। तो उससे लगातार इसको लेकर पूछताछ चल रही है कि जैश ए मोहम्मद के लिए वो कब से काम कर रहा था, कैसे जैश ए मोहम्मद से जुड़ा और जैश ए मोहम्मद को लेकर क्या क्या जानकारी है। जांच में यह भी बात निकलकर सामने आई है कि आदिल और मुजम्मिल शकील दोनों टर्की जा चुके हैं और टर्की में उन्होंने जैश ए मोहम्मद के हैंडलर से मुलाकात की थी और इस मुलाकात के दौरान कई बातें दोनों के बीच में एक्सचेंज हुई और उसके बाद ये भारत लौटने के बाद ये और ज़्यादा जो जिहादी एक्टिविटी है उसमें ये एक्टिव हो गए और इन्होंने सोशल मीडिया पर एक ग्रुप बनाया जो कि टेलीग्राम पर था, जिसमें कई डॉक्टर जुड़े हुए थे और उसमें लगातार लोगों को जिहाद के लिए मोटिवेट किया जा रहा था। इसके अलावा जो डॉक्टर शाहीन
शहीद है उसको लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है कि वो लगातार जैसे मोहम्मद के जो सरगना है मसूद अजहर उसकी बहन के टच में थी और उसकी बहन ने जो पाकिस्तान में जैसे मोहम्मद की जो महिला विंग बनाई है जमात उल मोमिनात उसको उसकी ये जो है इंडिया की हेड थी और लगातार इसको टारगेट दिया गया था कि ये महिलाओं को भारतीय महिलाओं को जिहाद के लिए मोटिवेट करे। जी ठीक है मुकेश, नजर बनाकर रखिएगा। बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी खबर पर जानकारी दर्शकों के बीच रखने के लिए। देखिए जरा कुछ डिटेल्स पहुंचा देते हैं। आदिल अहमद राठेर दक्षिण कश्मीर के काजीकुंड का रहने वाला है। वो अक्टूबर 2024 तक अनंतनाग के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर हुआ करता था। 27 अक्टूबर को श्रीनगर में आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के पोस्टर नजर आए और जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज में दिखा है कि आदिल पोस्टर चिपका रहा था। 6 नवंबर को आदिल को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के एक अस्पताल से गिरफ्तार किया गया जहां वो काम कर रहा था और इसके बाद पुलिस ने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग में छापेमारी की तो वहां आदिल के लॉकर से एक AK-47 राइफल और गोलियां बरामद हुई। उसे गैर कानूनी गतिविधि निरोधक कानून UAPA से जुड़े आरोपों के तहत गिरफ्तार किया गया और उसी से पूछताछ के बाद फरीदाबाद में भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुए जो आदिल ने अल फलाह अस्पताल के डॉक्टर मुजम्मिल शकील के साथ मिलकर रखे थे। मुजम्मिल भी गिरफ्तार हो चुका है। और अब आगे बढ़ते हैं। अब आप सभी को दिखा देते हैं बिग न्यूज 4 कौन सी हैं इस वक्त की, नजर आ लेते हैं। देखिए महानगरी एक्सप्रेस में बम की खबर से हड़कंप है। चेकिंग के दौरान शौचालय में दिखा संदिग्ध मैसेज। ISI पाकिस्तान जिंदाबाद का मैसेज दिखा। राजस्थान के थार में भारत के तीनों सेनाओं का त्रिशूल अभियान जारी है। मरुस्थल की रेत पर T-90 टैंक्स और A-9 वज्र तोपें गरज रही हैं। आकाश में एयरफोर्स के जगुआर और अपाचे हेलीकॉप्टर्स सटीक प्रहार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूटान के चौथे राजा वांगचुक से मुलाकात की। दोनों के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। पीएम मोदी ने थिम्पू में भूटान के राजा के साथ कालचक्र अभिषेक का उद्घाटन किया। दिल्ली में 322 दिनों के बाद वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में पहुंची। AQI 400 के पार है। NCR में भी प्रदूषण बढ़ा। CAQM ने ग्रैब के तीसरे चरण के प्रतिबंध लगाए हैं जिसमें BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल वाहनों पर रोक शामिल है। निर्माण कार्यों पर भी पाबंदी है। और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको नजर आ रहे हैं जब LNJP अस्पताल पहुंचे और घायलों से मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं। और खास बात यह कि सीधे जब भूटान से लौटे तो एयरपोर्ट से अस्पताल पहुंच जाते हैं प्रधानमंत्री और यह उनकी विशेषता है। और सीधे मौके पर वो चले गए और घायलों से उनका कुशलक्षेम पूछा, हालचाल पूछा और जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की है। और देखिए ढांढस बनाते हुए प्रधानमंत्री बहुत बारीकी से गौर से सुनते हुए पीड़ितों को देखिए जरा। और अपने बीच प्रधानमंत्री को सामने देखकर आप सोचिए कि ये कैसे नहीं शीघ्र स्वस्थ होंगे, क्योंकि देश का प्राइम मिनिस्टर, देश के प्रधानमंत्री उनके बीच हैं। जैसे अपने लोग पहुंचते हैं देखने, हालचाल पूछने, कुशलक्षेम पूछने। और देखिए ये जो पीड़ित हैं आतंकवाद से, बम ब्लास्ट में, धमाके में जो लोग जख्मी हुए, LNJP अस्पताल में प्रधानमंत्री पहुंच गए सीधे एयरपोर्ट से उनसे मिलने। वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो पीएम ने हौसला अफजाई की, जल्द स्वस्थ होने की कामना की। इस बीच दिल्ली धमाकों के सिलसिले में गिरफ्तार 2 डॉक्टर्स उमर मोहम्मद और मुजम्मिल अहमद को लेकर नई चौंकाने वाली जानकारी सामने आ रही है। जांच एजेंसियों के मुताबिक उमर और मुजम्मिल तुर्की गए थे, टर्की, जहां उन्होंने जैश ए मोहम्मद के हैंडलर से मुलाकात की थी। अब सोचिए मुलाकात हुई अगर जैश ए मोहम्मद के हैंडलर से तो फूलों की वर्षा के लिए तो हो नहीं रही होगी। अब देखिए जरा, जांच एजेंसियों के रडार पर 2 टेलीग्राम ग्रुप्स भी हैं जिनमें संदिग्ध आतंकी जुड़े हुए थे। ये टेलीग्राम ग्रुप चरमपंथी नेटवर्क को जोड़ने और बढ़ाने का काम कर रहे थे। आरोप है कि कार धमाके के आरोपी उमर मोहम्मद ने इन ही टेलीग्राम ग्रुप से कट्टरपंथ का रास्ता चुना। और यही नहीं, शोपिया से गिरफ्तार इमाम इरफान अहमद भी इन्हीं टेलीग्राम ग्रुप से आतंकवादियों से जुड़ा हुआ था। इस बीच यह भी सामने आ रहा है कि लाल किले पर धमाका और भी खतरनाक होता अगर वो सोमवार का दिन नहीं होता। लेकिन हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। देखिए, बम धमाके से जुड़ी कार को चला रहे उमर मोहम्मद के मंसूबे काफी खतरनाक थे। उसने 31 अक्टूबर को ही अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया था।
सूत्रों के मुताबिक अपने साथियों की गिरफ्तारी से वो काफी घबरा गया था। फरीदाबाद से भागने के बाद वो दिल्ली के अलग अलग इलाकों से गुजरा। दिल्ली की आसिफ अली रोड के सीसीटीवी में उमर की गाड़ी का मूवमेंट दिखा है। यहाँ भी वो 30 से 40 मिनट खड़ा रहा। सवाल यह है कि क्या वो किसी दूसरे सिम से किसी से बात कर रहा था। इस दौरान विस्फोटक उसकी i-20 कार के पीछे की सीट पर रखा हुआ था। उसका मंसूबा और भी घातक साबित होता। सूत्रों के मुताबिक वो लाल किले की पार्किंग में धमाका करना चाहता था, लेकिन दिन तय करने में वो चूक गया। लाल किला सोमवार को बंद होता है, इसलिए भीड़ कम थी। शाम 3:19 पर वो पार्किंग में घुसा। शाम 6:28 पर बाहर निकला। इस बीच उसकी बेचैनी बहुत बढ़ चुकी थी। शाम 6:50 पर ट्रैफिक सिग्नल के करीब उसकी कार में धमाका हो गया। और अब आपको दिखाते हैं क्राइम जगह से जुड़ी 4 बड़ी खबरें। देखिए, मध्य प्रदेश के उज्जैन में साधु बनकर लूटपाट करने वाले गिरोह का भांडाफोड़ हुआ है। 7 आरोपी इस मामले में गिरफ्तार हुए हैं। आरोपियों के पास से लूटपाट का सामान बरामद हुआ। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बलों को कामयाबी। मुठभेड़ में 6 माओवादियों को मार गिराया गया। इंसास राइफल और स्टेन गन समेत कई आधुनिक हथियार इनसे बरामद। उत्तराखंड के ऋषिकेश में नशे में धुत युवती का सड़क पर हंगामा। पुलिस ने मामले को शांत करवाने की कोशिश की। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। नोएडा में रईस जादव का सड़क पर जानलेवा स्टंट। सेक्टर 128 की बीसी सड़क पर स्टंट किया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। दिल्ली बम धमाके से आतंकवादियों की व्हाइट कॉलर का पर्दाफाश हो चुका है। माना जा रहा है कि आतंकवादियों ने डॉक्टर्स को चुनने की रणनीति इसलिए बनाई क्योंकि उन पर लोगों को शक कम होगा। डॉक्टर आसानी से दिल्ली एनसीआर में आ जा सकते हैं। जम्मू कश्मीर के पुलवामा, शोपिया और अनंतनाग के कुछ कट्टरपंथी डॉक्टर्स ने व्हाइट कॉलर कवर का फायदा उठाते हुए फरीदाबाद में अपना बेस बनाया। विस्फोटक छुपाने और जमा करने के लिए आरोपियों ने धौज और फतेहपुर तगा इलाके में ऐसे कमरे किराए पर लिए जहां बिना शक संदेह आवाजाही हो सकती थी। दिल्ली धमाके के बाद फरीदाबाद का अल फलाह अस्पताल खबरों में है। 2 डॉक्टर्स को यहीं से गिरफ्तार किया गया है। जांच एजेंसियों की टीमें इस अस्पताल में पहुंची हुई हैं। फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में तमाम जांच एजेंसियों का शिकंजा कस गया है। इस यूनिवर्सिटी के 2 डॉक्टर मुजम्मिल अहमद और शाहीन सईद दिल्ली धमाकों के सिलसिले में हिरासत में हैं। बम धमाके में इस्तेमाल हुई i-20 कार 29 अक्टूबर को खरीदे जाने के बाद 10 नवंबर तक अल फलाह यूनिवर्सिटी में ही खड़ी रही। ये कार मुजम्मिल द्वारा इस्तेमाल की जा रही स्विफ्ट कार के बगल में पार्क थी, जो लखनऊ की रहने वाली डॉक्टर शाहीन के नाम पर रजिस्टर्ड है। शाहीन भी अल फलाह यूनिवर्सिटी में डॉक्टर है और उनके स्विफ्ट कार से भी असॉल्ट राइफल बरामद हुई। 10 नवंबर को जब जांच एजेंसियों का शिकंजा कस गया तो अल फलाह में ही काम करने वाला डॉक्टर उमर फरार हो गया। वो i-20 कार लेकर यूनिवर्सिटी से बाहर निकला। इसके बाद कार को मयूर विहार और कनॉट प्लेस इलाके में भी देखा गया और अंत में चांदनी चौक की सुनहरी मस्जिद पार्किंग में खड़ा किया गया, जहां शाम के वक्त पार्किंग से बाहर निकलने पर इसमें धमाका किया गया। देखिए, फरीदाबाद में जिस मुजम्मिल के पास से 29 किलो विस्फोटक बनाने का सामान बरामद हुआ, उसके फरीदाबाद में 3 ठिकाने थे। एक अल फलाह यूनिवर्सिटी, दूसरा यूनिवर्सिटी से करीब 300 मीटर दूर एक लॉज और तीसरा फतेहपुर तगा। इस लॉज के कमरे और फतेहपुर तगा गांव के कमरे से भारी मात्रा में विस्फोटक जब्त हुए हैं। हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला उस लॉज पर पहुंचे जहां से विस्फोटक बरामद हुआ था। मुजम्मिल ने 2 महीने के लिए इस लॉज में भी एक कमरा लिया था और यहाँ पर वो रहा नहीं, लेकिन यहाँ अपना उसने कुछ सामान रखा था और ये कहा जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि उस सामान में कुछ विस्फोटक भी थे जो कि यहाँ से बरामदगी हुई है। यही वजह है कि आज हरियाणा की क्राइम ब्रांच एक बार फिर से इस लॉज में आई थी और यहाँ पर उसने कुछ लोगों से पूछताछ की और फिर उस कमरे को पूरी तरीके से देखा। फिलहाल लॉज में ताला लगा हुआ है, वहाँ पर मीडिया को जाने नहीं दिया जा रहा है, लेकिन मुजम्मिल ने यहाँ एक कमरा जो 13 नवंबर तक का किराए पर ले रखा था, बाकायदा एडवांस पेमेंट भी कर रखी थी और इसके अलावा फतेहपुर तगा जो गांव है जहां पर विस्फोटक बरामद किया गया, वहां पर भी उसने किराए पर कमरा ले रखा था। यानी 3 जगह पर उसके रहने के ठिकाने थे। एक जगह पर ये
देखिए, इस बीच अल फलाह यूनिवर्सिटी की ओर से पहली बार एक आधिकारिक बयान सामने आया है। अल फलाह यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर डॉक्टर भूपिंदर दौर आनंद ने बयान में कहा है कि यूनिवर्सिटी बम धमाके से जुड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं से काफी दुखी है, उनकी सख्त आलोचना करती है। हमारे 2 डॉक्टर्स को जांच एजेंसियों ने हिरासत में लिया है। हम ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी में आधिकारिक भूमिका के अलावा इन व्यक्तियों से यूनिवर्सिटी का कोई और संबंध नहीं है। यह भी स्पष्ट किया गया है कि तमाम आरोपों के उलट यूनिवर्सिटी परिसर से किसी तरह का केमिकल या अन्य सामान बरामद नहीं हुआ है। यह यूनिवर्सिटी की तरफ से प्रतिक्रिया है। एक बड़ी खबर आ रही है। देखिए, दिल्ली ब्लास्ट के सिलसिले में आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस को लाल रंग की एक इको स्पोर्ट्स गाड़ी की भी तलाश है। लाल इको स्पोर्ट्स को लेकर अलर्ट आया था। i20 के साथ इको स्पोर्ट्स के होने का भी अलर्ट था। दिल्ली पुलिस की 5 टीमें जुटी हैं इस तलाश में। दिल्ली के सभी थानों, चेक पोस्ट को भेज दिया गया है अलर्ट का मैसेज। लाल कार को लेकर हरियाणा, यूपी पुलिस को भी अलर्ट जारी किया गया है। i20 कार के साथ कहीं नहीं दिखी ये लाल इको स्पोर्ट्स। तो ये ब्रेकिंग न्यूज। और अब आपको दिखाते हैं चुनाव से जुड़ी 4 बड़ी खबरें। एनडीटीवी पोल ऑफ पोल में बिहार में एनडीए को बहुमत। एग्जिट पोल में 147 सीटें मिलने का अनुमान। वहीं महागठबंधन को 90 और प्रशांत किशोर की जनसुराज को सिर्फ 1 सीट मिलने का अनुमान। अन्य के खाते में जा सकती हैं 5 सीटें। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों से पहले बीजेपी में जश्न का माहौल। पटना में बीजेपी दफ्तर में बनाई जा रही हैं मिठाइयां। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों से पहले सीएम नीतीश कुमार ने पटना हाई कोर्ट स्थित मजार पर चादर चढ़ाई, जीत की दुआ मांगी। नीतीश के साथ मौके पर विजय चौधरी भी रहे मौजूद। आम आदमी पार्टी ने किया 180 किलोमीटर की पदयात्रा का ऐलान। 12 नवंबर से 24 नवंबर तक होगी रोजगार 2, सामाजिक न्याय 2 पदयात्रा। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है कि दिल्ली धमाके के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस और अन्य एजेंसियां कश्मीर घाटी में काफी एक्टिव हो चुकी हैं, सक्रिय हो चुकी हैं। कुलगाम में प्रतिबंधित जमात इस्लामी के 200 से ज्यादा ठिकानों पर एक के बाद एक दबिश डाली गई है, छापेमारी हो रही है। यहां अंडरग्राउंड वर्कर्स के घरों की तलाशी ली जा रही है। और इसके अलावा सोपोर जिले के आपको बता दें जहांगीर और रफियाबाद इलाकों में भी 25 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की खबर है। ये आपको अपडेट कर दें, ब्रेकिंग न्यूज दे दें। लगातार दबिश डालने का काम कर रही है एजेंसियां। कश्मीर के लगभग 200 जगहों पर यह छापेमारी पूरी तैयारी के साथ, क्योंकि आतंक की जो कड़ी है, आतंक का जो तार है, वो कहीं ना कहीं कश्मीर से जुड़ रहा है। आपको दिखा देते हैं रिपोर्ट। देखिए, कश्मीर से फरीदाबाद तक आतंक के डॉक्टर मॉड्यूल का खुलासा होने के बाद घाटी में एक बार फिर से दहशतगर्दों को पनाह देने वालों पर कड़ा प्रहार किया जा रहा है। पुलिस ओवरग्राउंड वर्कर, जेकेएनओपी और प्रतिबंधित संगठन जमात इस्लामी के सदस्यों को तलाश रही है। सिर्फ कुलगाम में 200 जगहों पर रेड मारी गई है। पूरे कश्मीर में अब तक 400 जगह कॉर्डन और सर्च ऑपरेशन किया जा चुका है। कुलगाम में जमात के सदस्य फैयाज अहमद वानी के घर पर छापा मारा गया। घाटी के अलग अलग इलाकों में जेकेएनओपीएस के हाइड आउट्स पर भी दबिश डाली गई, जहां पहले एनकाउंटर हो चुके हैं। जेकेएनओपी जम्मू कश्मीर नेटिव ओरिजिनल पीपल के नाम से जाने जाते हैं, जो जम्मू कश्मीर से पाकिस्तान या पीओके चले गए हैं और वहां से आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देते हैं। सर्च ऑपरेशन के दौरान करीब 500 लोगों से पूछताछ की गई है। शोपियां में भी इसी तरह की रेड मारी गई। यहां भी जमात के सदस्यों के घरों की तलाशी ली गई। देखिए, दिल्ली धमाके में शाहीन और परवेज की भूमिका तलाशी जा रही है लगातार। एनडीटीवी ने जब इसकी पड़ताल की तो पता चला कि शाहीन का 2012 में ही तलाक हो चुका है और दूसरे संदिग्ध परवेज का परिवार भी उससे अलग हो चुका है और पत्नी अपने बच्चों के साथ पटना में रहती है। डॉक्टर शाहीन के भाई शोएब ने बताया कि बीते 4 साल से शाहीन का परिवार वालों से कोई संपर्क नहीं था। दूसरे संदिग्ध परवेज के बारे में कहा कि वो भी परिवार के संपर्क में नहीं है। खास बात यह है कि शाहीन अपने पति के साथ नहीं रहती और परवेज ने भी अपनी पत्नी को तलाक दे दिया है। परवेज का परिवार पटना में रहता है। भाई क्यों नहीं रखा वो वही। अच्छा, आप लोग को ये पता था कि वो फरीदाबाद रहती? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा बस हमको तब पता चला जब आपके माध्यम से पता चला हमको। शाहीन के पति जफर हयात कानपुर के केपीएम अस्पताल में डॉक्टर हैं। उन्होंने बताया 2012 में उन्होंने शाहीन को तलाक दे दिया था
और उनसे कोई रिश्ता नहीं है। आपके लंबे समय से संबंध आखिरी बार आपके कब संपर्क रहा होगा? तलाक कब हुआ आपके साथ? बच्चों का संपर्क रहता था क्या वहाँ से? शाहीन के दोनों बच्चे जफर के साथ रहते हैं। इस बीच खबर आ रही है तमिलनाडु से। तमिलनाडु के अरियालपुर जिले में एलपीजी सिलेंडर ने ले जा रहा ट्रक नाले में गिर गया और जिसके बाद एक सिलेंडर में विस्फोट होने लगे। एक के बाद एक कई ब्लास्ट हुए हैं सिलेंडर्स में और हादसे में ट्रक ड्राइवर भी घायल हुआ है। पूरी खबर। एलपीजी सिलेंडरों से भरा ट्रक जैसे ही पलटा उसमें आग लग गई और एक एक कर सिलेंडर फटने लगे। ये मंजर बेहद डरावना था। कई लोग हादसे की जगह से दूर भागते नजर आए, लेकिन कुछ लोग खतरे के बावजूद जमे रहे। हादसा एक मोड़ पर हुआ। ट्रक ड्राइवर घायल हुआ है लेकिन खतरे से बाहर। अब इन तस्वीरों को देखिए। विस्फोट के बाद ये सिलेंडर हवा में उड़ गया। करीब 100 फीट से ज्यादा ऊंचाई पर उड़ता हुआ सिलेंडर देखा जा सकता है। ये आग लोगों को डरा रही थी। बस अच्छी बात यह थी कि हादसे की जगह से बस्ती दूर थी, नहीं तो कुछ लोगों की जान भी जा सकती थी। उत्तर प्रदेश के हरदोई से खबर आ रही है। हरदोई के सांडी इलाके में ट्रांसफार्मर में जबरदस्त आग लग गई है, जिसकी वजह से आदमपुर गांव में अंधेरा छा गया है। खबर देखिए। ऊंची ऊंची उठते जो लपटें हैं उसको देखकर रात के अंधेरे में ये ट्रांसफार्मर आग में घिरा था। ऊंची ऊंची लपटें उठ रही थी। दमकल विभाग को खबर दी गई लेकिन लपटें बढ़ती ही जा रही थी। दरअसल 11 किलोवाट की हाई टेंशन लाइन में सोमवार देर शाम अचानक आग लगी और फिर देखते ही देखते ट्रांसफार्मर भी सुलगने लगा। धमाका होने से आग और बढ़ गई। करीब 500 घरों में अंधेरा छा गया। दमकल विभाग की टीम के लिए आग पर काबू पाना आसान नहीं था। घंटों की कोशिशों के बाद उन्हें कामयाबी मिली। बिजली की हाई टेंशन लाइन में आग लगी जो ट्रांसफार्मर तक फैल गई। हादसा बड़ा हो सकता था। अच्छी बात रही कि कोई शख्स इसके जद में नहीं आया। देखिए, हिमाचल प्रदेश के मंडी में HRTC की एक बस और उसमें अचानक भीषण आग लगती है, लेकिन बस ड्राइवर की सूझबूझ से 25 यात्रियों की जिंदगी बाल बाल बच गए। पूरी खबर देखिए, तस्वीर देखिए। घटना हिमाचल के मंडी की है, जहां हिमाचल पथ परिवहन निगम यानी HRTC की बस मंडी से मनाली की ओर जा रही थी। रास्ते में अचानक बस के इंजन से धुआं उठने लगा, जिसके बाद ड्राइवर ने तुरंत बस को सड़क किनारे रोका और सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल दिया। आग इतनी तेज थी कि कुछ ही मिनटों में आसपास का इलाका काले धुएं से भर गया।